हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उस पर आज हम परिचर्चा करेंगे फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद। जैसा कि इसके नाम से आपको विदित हो रहा है, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद जो शब्द है वो मनोविश्लेषण तथा वाद दो शब्दों के मेल से बना है। मनोविश्लेषण का अर्थ होता है मानव मन का विश्लेषण करना। ठीक है, मनोविश्लेषण यानी मानव मन का विश्लेषण करना। और वाद का अर्थ होता है पद्धति। वाद का अर्थ क्या होता है? पद्धति, अर्थात वह पद्धति जिसके द्वारा मानव मन का विश्लेषण किया जाता है कि मानव मन के अंदर क्या चल रहा है। इस बात को जानने के लिए मानव मन का विश्लेषण जिस पद्धति से किया जाता है, ठीक है, कि वह पद्धति जिसके द्वारा मानव मन का विश्लेषण किया जाता है वह मनोविश्लेषणवाद कहलाता है। ठीक है, इसके जो जन्मदाता हैं, मनोविश्लेषणवाद के जो जन्मदाता हैं, वियना के मस्तिष्क चिकित्सक सिगमंड फ्रायड हैं। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? वियना के मस्तिष्क चिकित्सक सिगमंड फ्रायड थे। फ्रायड का जो जन्म था 1856 ईस्वी में तथा उनकी मृत्यु जो है वो 1939 ईस्वी में हुई। ठीक है, फ्रायड ने व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। यानी किसी के व्यक्तित्व का मन का विश्लेषण करना, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद कहलाता है। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषण मुख्यतः मानव के मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित होता है। मानसिक क्रियाओं यानी मानव के मन में कौन सी क्रियाएं चल रही हैं, यानी वह कौन से कार्य कर रहा है एवं वह किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, इससे संबंधित होता है। किंतु इसे समाज के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। लेकिन कहता है कि इसे समाज पर भी लागू किया जा सकता है। सिगमंड फ्रायड द्वारा विकसित कुछ मनोवैज्ञानिक विचारों का समुच्चय है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मनोविश्लेषण के 3 उपयोग बताए उन्होंने। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण के 3 उपयोग बताए। कौन से उपयोग हैं? यह मस्तिष्क की परीक्षा की विधि प्रदान करता है। कि मनोविश्लेषण क्या है? कि किसी के मस्तिष्क की हम एक तरह से परीक्षा करते हैं। यह मानव व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों का क्रमबद्ध समूह प्रदान करता है। कहता है जब मन का विश्लेषण किया जाता है तो मानव जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है उसका जो है एक तरह से क्रमबद्ध समूह में उसका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, और तीसरी बात इन्होंने बताई, यह मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक रोगों की चिकित्सा के लिए उपाय सुझाता है। और कहता है मनोविश्लेषण का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? कि यह मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक तरीके से भावात्मक यानी जो व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाते हैं, ठीक है, एक तरह से मानसिक रोगियों की चिकित्सा के लिए यह उपाय हमें सुझाता है। तो ये क्या करता है? मस्तिष्क की परीक्षा करने में उपयोगी होता है। मानव व्यवहार से संबंधित जो क्रमबद्ध समूह हम प्रदान, यानी मानव किस प्रकार का व्यवहार है इसे क्रमबद्ध समूह में हम रख सकते हैं यानी बना सकते हैं। और एक तरह से जो मानसिक रोगी हैं उनकी चिकित्सा करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। अब देखते हैं व्यक्तित्व की संरचना। ठीक है, फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना का वर्णन निम्नलिखित 2 मॉडलों के आधार पर किया है। ठीक है, पहला मॉडल उन्होंने बताया आकारात्मक मॉडल और दूसरा बताया गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। तो आकारात्मक मॉडल क्या है? आकारात्मक मॉडल के अनुसार मानव प्रकृति के व्यवहार 3 स्तरों से नियंत्रित होते हैं। ठीक है, आकारात्मक मॉडल जो है उसके आधार पर उन्होंने क्या बताया कि मानव की प्रकृति और जो व्यवहार है वो 3 स्तरों से नियंत्रित होता है। वो 3 स्तर कौन से हैं? चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, ठीक है, अर्धचेतन मन मतलब प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड हम कह देते हैं, और अचेतन मन जो होता है वो अनकॉन्शियस माइंड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम तीनों को अलग अलग करके देखते हैं कि चेतन मन क्या होता है और कैसे कार्य करता है। चेतन मन, ठीक है, चेतन मन में से समस्त अनुभव, चेतन मन में से समस्त अनुभव, इच्छाएं, प्रेरणाएं और संवेदनाएं आती हैं। ठीक है, कि चेतन मन में समस्त, और लेकिन इसका संबंध जो है वर्तमान समय से होता है।
चेतन मन जो होता है उसका संबंध वर्तमान में जो कुछ चल रहा होता है उससे उसका संबंध होता है। कि चेतन मन में जो भी इच्छाएं आ रही हैं, संवेदनाएं आ रही हैं, भावनाएं आ रही हैं, जो भी विचार आ रहे हैं वो वर्तमान समय में आ रहे हैं, वो वर्तमान समय में काम करते हैं, ठीक है। और जिसमें व्यक्तित्व जागृत अवस्था में होता है, यानी चेतन मन जब होता है तो व्यक्ति जो है वो सुप्त अवस्था में नहीं होता बल्कि जागृत अवस्था में होता है। अतः केवल वर्तमान संबंध होने के कारण चेतन मन व्यक्तित्व के अत्यंत सीमित पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। चेतन मन जो है वो केवल 10% कार्य करता है और विशेष रूप से जो हमारा चेतन मन होता है वो 10% ही कार्य करता है। तो आप सोचिए कि 90% जो हमारा मस्तिष्क है वो उस समय कहाँ पर कार्य कर रहा होता है। विशेष रूप से जो है अर्धचेतन मन में हम देखते हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो हमारा माइंड है वो अर्धचेतन और अवचेतन में होता है, ठीक है। केवल इन्होंने बताया कि चेतन में तो मन जो है वो केवल 10% ही कार्य करता है। तो अर्धचेतन यह चेतन एवं अचेतन के मध्य की स्थिति होती है, ठीक है। कि अर्धचेतन जब होता है व्यक्ति, जब वो न तो चेतन अवस्था में होता है और न ही अचेतन अवस्था में होता है। क्या होता है? अर्धचेतन अवस्था में होता है। इस अवस्था में व्यक्तित्व न तो पूरी तरह जागृत होता है और न ही चेतन होता है, ठीक है। न तो पूरी तरह से वो जाग ही रहा होता है और न ही पूरी तरह सो ही रहा होता है। तो वो क्या होता है? अर्ध स्थिति में होता है। तो इस तरह से वो क्या कहता है कि फ्राइड का मानना है कि अर्धचेतन मन में ऐसी इच्छाएं, भावनाएं, अनुभूतियां आती हैं, ठीक है, किंतु प्रयास करने पर चेतन स्तर पर आ जाती हैं। कहता है कि भाई जो अर्धचेतन मन है उसमें कई बार ऐसी इच्छाएं और भावनाएं और अनुभूतियां आती हैं कि अर्धचेतन मन होता है उस समय, लेकिन कहता है जब हम प्रयास करते हैं तो वो जो हमारी अनुभूतियां, भावनाएं और इच्छाएं हैं वो चेतन मन में आ जाती हैं, ठीक है। और अवचेतन मन को सुलभ स्मृति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम उदाहरण से समझते हैं कि कैसे अर्धचेतन मन जो होता है उसके जो भाव बताए कि स्मृति करने पर वो चेतन अवस्था में आ जाते हैं। कैसे? जैसे कि कोई व्यक्ति है अपना पेन रखकर भूल जाता है, ठीक है, अर्धचेतन सी अवस्था हो गई उसकी कि उसने स्वयं पेन को रखा और वो भूल गया। कुछ समय तक सोचने के बाद उसे याद आता है कि उसने पेन को पुस्तक में रखाया है, कि उसने पेन को पुस्तक में रखा है। तो उदाहरण में व्यक्ति को प्रारंभ में याद नहीं आता कि अचूक वस्तु उसने कहाँ रखी है, अर्थात वह स्मृति अभी क्या होती है? चेतन मन के स्तर पर नहीं है, ठीक है। किंतु कुछ समय बाद जब उसे स्मरण हो आता है कि वह चीज़ उसने वहाँ पे रखी है, अमुक जगह पर रखी है, तो इस प्रकार से यह स्मृति जो उसकी चेतन मन की में आ जाती है। यानी पहले तो अर्धचेतन होता है, वो पेन तो है लेकिन कहाँ पे रखा है ये उसे ध्यान नहीं है, लेकिन बाद में जब वो बहुत अपनी स्मृति पर ध्यान देता है, यानी सोचता है उस बात को, तो उसे ध्यान आता है कि उसने जो पेन है वो पुस्तक में रखा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुस्तक में रखा हुआ जो पेन है, ठीक है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्धचेतन मन की जो बातें होती हैं वो चेतन मन में स्मृति के आधार पर लाई जा सकती हैं। अब बात करते हैं हम अचेतन शब्द। चेतन से ठीक विपरीत होता है ये, ठीक है। चेतन जो होता है वो जागृत अवस्था में होता है, तो अचेतन किस में होगा? सुप्त अवस्था में चला जाता है, अर्थात जो चेतना से परे हो वह अचेतन है। फ्रायड ने व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल में चेतन एवं अर्धचेतन की तुलना में अचेतन को कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार मनुष्य का व्यवहार अचेतन अनुभूतियों, इच्छाओं एवं प्रेरणाओं से ही सर्वाधिक प्रमाणित होता है। फ्रायड की यह भी मान्यता है कि अचेतन में जो भी इच्छाएं, विचार, अनुभव एवं प्रेरणाएं होती हैं उनका स्वरूप कामुक, अनैतिक, घृणिक एवं असामाजिक होता है। कहने के अश्य यह भी है कि नैतिक दबाव अथवा सामाजिक दबाव इत्यादि के कारण अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति व्यक्ति चेतन मन में नहीं कर सकता, ठीक है। यानी इच्छाएं तो हैं उसकी लेकिन वो चेतन मन में नहीं कर सकता। अतः ये जो उसकी इच्छाएं होती हैं चेतन स्तर पर निष्क्रिय होकर अचेतन मन में दमित हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई चोरी है, ठीक है, चोरी करता है तो लेकिन चेतन मन में तो नहीं, लेकिन उसके पास यदि आर्थिक दृष्टि से वो कमज़ोर है तो उसके मन में ये इच्छा आती है कि क्यों ना मैं चोरी कर लूँ, ठीक है।
लेकिन उसके अचेतन मन में वो बातें चलती रहती हैं, ठीक है। तो चेतन मन तो इसकी इजाज़त उसे नहीं देता, क्योंकि उसे नैतिक दायित्व की बातें बता देता है, ठीक है। लेकिन जब वो अचेतन अवस्था में होता है तो उसकी जो ये दमित इच्छाएं होती हैं, और दमित इच्छाएं कोई भी हो सकती है, ठीक है, तो उसकी जो दमित इच्छाएं हैं वो अचेतन मन में दमित हो जाती हैं और मानवीय व्यवहार को निरंतर प्रभावित करती रहती हैं। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के मनोरोगों का सामना करना पड़ता है। और देखिए, जब व्यक्ति के अंदर कई बार हम देखते हैं कि दमित इच्छाएं जो होती हैं व्यक्ति की, बहुत ही कुंठित महसूस करने लगता है वो अपने आप को, और इस प्रकार से धीरे धीरे जब उनकी वे इच्छाएं पूरी नहीं होती वो मनोरोग के शिकार हो जाते हैं, यानी मानसिक रोगी बन जाते हैं। अब देखते हैं गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। फ्रायड का मत है, पहला हमने क्या देखा, आकारात्मक मॉडल के अंतर्गत चेतन, अर्धचेतन और अचेतन की हमने परिचर्चा की। और अब हम करते हैं दूसरा जो हमारा संरचनात्मक मॉडल या गत्यात्मक। फ्रायड का मत है कि मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न मानसिक संघर्षों का समाधान जिन साधनों के द्वारा है वे सभी गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल के अंतर्गत आते हैं। फ्रायड ने मानव व्यक्तिगत के संरचनात्मक प्रक्रिया को 3 साधन माने हैं, ठीक है। आकारात्मक मॉडल के भी उन्होंने 3 ही माने थे, और यहाँ पर संरचनात्मक जो मॉडल है उसके भी 3 आधार माने हैं। इसमें वो क्या कहता है, इदम, अहम और अति अहम, यानी इड, ईगो और सुपर ईगो जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो आइए वन बाय वन हम सबकी चर्चा करते हैं इसमें कि इदम क्या है, इड क्या है। फ्रायड ने इदम को सुख का सिद्धांत कहा है, ठीक है। यह प्रवृत्ति छोटे बच्चे में होती है। इदम किसके अंदर होता है, छोटे बच्चे के अंदर होता है कि मुझे ये काम करना है तो अभी करना ही है, अच्छा है या बुरा है इससे उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फ्रायड क्या कहते हैं, सुख का सिद्धांत है ये, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो भी काम करता है वो कैसे करता है, अपने सुख के लिए करता है, उसमें वो कोई चिंता नहीं करता, उसे कोई काम करना है तो वो करना ही करना है, ठीक है। तो यह प्रवृत्ति जो है वो छोटे बच्चे में पाई जाती है। यह व्यक्तित्व का जैविक तत्व है, ठीक है। इसमें व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। इदम आनंद सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, यानी बच्चा जो है वो क्या करता है, आनंद प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। इसका से यह है कि इसमें केवल ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जिसका मुख्य उद्देश्य सुख प्राप्त करना होता है, ठीक है। इन प्रवृत्तियों का उचित अनुचित, विवेक अविवेक इत्यादि से कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि बच्चा जब किसी चीज़ के लिए जिद करता है, ठीक है, तो वो अच्छा बुरा क्या है, नैतिक अनैतिक क्या है, उचित अनुचित क्या है, इस पर बिल्कुल भी विवेक नहीं करता है, ठीक है। वो अविवेकी होकर कार्य करता है, यानी अपने स्वयं के सुख के लिए करना होता है कि मुझे ऐसा करना है तो करना है, उसे किसी चीज़ में खुशी मिल रही है तो उसे वही काम करना है, ठीक है। इदम की प्रवृत्तियों का गुण असंगठित, आक्रामक युक्त तथा नियम कानून इत्यादि को नहीं मानने वाला होता है। अगर बच्चे को हम उस काम को करने से रोकते हैं तो निश्चित रूप से वह आक्रामक हो जाता है, ठीक है ना, उसे गुस्सा आता है, उन चीज़ों को फोड़ने तोड़ने लग जाता है, आक्रामक रूप धारण कर लेता है, वो किसी नियम कानून को नहीं मानता, नैतिकता को नहीं मानता, क्योंकि उसे उसका ज्ञान ही नहीं होता है, ठीक है। इदम पूरी तरह से अचेतन होता है, ठीक है। अब जो आकारात्मक मॉडल में हमने बताया था ना कि अचेतन अवस्था क्या होती है, वो क्या होती है, अचेतन। इदम पूरी तरह से अचेतन होता है, इसीलिए वास्तविकता या यथार्थ से उसका कोई संबंध नहीं होता है। एक तरह से हम यूँ भी देख सकते हैं कि जो चेतन मन में नहीं है, अचेतन मन में कुछ बातें चलती रहती हैं, जैसे कोई स्वप्न आ गया आपको, ठीक है, तो वो क्या आया, सुप्त अवस्था में अचेतन मन में आया ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप उसको भूल ही जाते हैं। बहुत सारे स्वप्न ऐसे होते हैं जो आपको याद रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी भी बातें आपको रात्रि में स्वप्न में रिपीट होती हैं जो आप दिन में जिनकी चर्चा कर रहे हो या फिर अपने मन में कुछ सोच रहे हो। तो वही कुछ ये यहाँ पे कह रहा है कि यथार्थ से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अहम की। यह वास्तविक सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, ठीक है। अहम जिसको हम ईगो कहते हैं, यह वास्तविक सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, अर्थात इस का संबंध जो है वातावरण की वास्तविकता के साथ होता है। ये वास्तविकता का सिद्धांत भी हम कह सकते हैं इसको। जन्म के कुछ समय बाद जब नैतिक एवं सामाजिक नियमों के कारण, देखिए बच्चा जब शैशव अवस्था में होता है तो वो क्या करता है, इदम, ठीक है, इड होता है उसके अंदर, लेकिन जैसे जैसे कि वह
जब नैतिक और सामाजिक नियमों के कारण व्यक्ति को सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। जन्म के बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, नैतिक बातों को समझने लगता है, सामाजिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहता है और धीरे धीरे जो उसकी इच्छाएं हैं इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। बचपन में वो तो अपनी हर इच्छा की पूर्ति करता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी इच्छाएं भी बढ़ती है, इच्छाओं का दायरा भी बढ़ता है, इच्छाओं के विषय भी बढ़ते हैं, तो कहता है कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती पाती है, तो वह निराशावादी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है उसके अंदर और उसका परिचय जो है वो वास्तविकता से होता है। बचपन में तो वास्तविकता और यथार्थ से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन अब क्या होता है कि उसका सामना किससे होता है? वास्तविकता से होता है। परिणाम स्वरूप उसमें अहम का विकास होता है। ठीक है, ये हमारे सोचने की तार्किक तरीका है जो परिस्थितियों द्वारा विकसित होता है और जैसी भी उसके सामने परिस्थितियां आती हैं, ठीक है, वास्तविकता में उन परिस्थितियों को वो देखता है। ठीक है, और कैसी कैसी परिस्थितियां उसके सामने विकसित हो रही हैं, उसी प्रकार से वो तर्क वितर्क भी करने लग जाता है। अहम को आदमी के भीतर आदमी का रूप समझ सकते हैं। एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि इंसान वास्तविक रूप में समाज में कैसे जीवन जीता है, एक आदमी के रूप में। ठीक है, तो आदमी को आदमी के रूप में हम समझ सकते हैं यहाँ पे। और अहम को व्यक्तित्व के निर्माण लेने वाला पहलू माना जाता है। ठीक है, अहम जो है व्यक्तित्व का निर्णय, इस अवस्था में जो है अहम में व्यक्ति निर्णय लेने वाला होता है। अहम द्वारा मन के तीनों स्तरों पर ही निर्णय लिया जा सकता है और कहता है अहम इस अवस्था में जो वास्तविकता का जो सिद्धांत है जो अहम के अंतर्गत आता है, कहता है इस अवस्था में व्यक्ति जो है चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन तीनों स्तरों पर ही निर्णय लेने में सक्षम होता है। ठीक है, तीनों स्तरों पर निर्णय ले सकता है। अति हैम जहाँ हम सुपर ईगो की बात करते हैं। ठीक है, अति हैम जो है आदर्शवादी सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पहला हमने क्या बताया? सुख का सिद्धांत। दूसरा हमने बताया अवास्तविकता का सिद्धांत। ठीक है, इदम सुख का सिद्धांत जो एक बच्चा अपने जीवन में उसको ग्रहण करता है। ठीक है, जो करना है वो वैसा का वैसा मुझे करना ही है, अगर आप उसे रोकते हो तो वो आक्रामक रूप धारण करता है। दूसरी की हमने बात की अहम की। अहम का जो सिद्धांत है वो वास्तविकता का सिद्धांत होता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो वास्तविकता यानी बचपन से निकलकर वो जब किशोर अवस्था में आता है तो वास्तविकता के सिद्धांत से उसका रूबरू होता है। समाज कैसा है, समाज की परिस्थितियाँ कैसी है, समाज के नैतिक दायित्व क्या हैं। ठीक है, उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं आती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, लेकिन समाज और नैतिक दायित्व के आधार पर वो इच्छाएं ठीक नहीं हैं तो वो उन इच्छाओं को मन में दमित कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब अति अहम जिसको हम सुपर ईगो कहते हैं, अति अहम का सिद्धांत आदर्शवादी सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है, अर्थात यह नैतिकता पर आधारित होता है। बच्चा जैसे जैसे अपने जीवन के विकास क्रम को आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका दायरा भी बढ़ता जाता है। उसका अपने माता पिता से तदात्म्य या जुड़ाव स्थापित होता है। ठीक है, अभी तक तो वो केवल माता पिता को यही समझता है कि इच्छाओं की पूर्ति करने वाले वो एक साधन है, उनके सामने वो जिद करता है, हर बात मनवाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो अपने माता पिता से उसका तादात्म्य होता है, उससे जुड़ाव स्थापित होता है कि ये मेरे माता पिता हैं, स्नेह स्थापित होता है। परिणाम स्वरूप वह जानना शुरू करता है कि क्या गलत है और क्या उसके लिए सही है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। इस प्रकार उसमें अति अहम विकसित होता है। ठीक है, और अहम के समान अति अहम भी तीनों मन के स्तरों पर ही निर्णय लिया जाता है। तीनों स्तरों पर अति अहम के द्वारा भी हम तीनों स्तरों पर निर्णय ले सकते हैं। यह नैतिक कार्यों के लिए बाध्य किया जाता है, यानी इस अवस्था में पहुंचकर जो मनुष्य है वो नैतिक कार्यों के लिए बाध्य किया जाता है। गलत कार्यों की तरफ जाने से उसका सुपर ईगो जो है उसे रोकता है। यानी अति अहम जब अवस्था में व्यक्ति आता है तो नैतिक कार्यों की तरफ उसे बाध्य किया जाता है कि किसी गलत रास्ते पर वो जा रहा है, दिशा भ्रमित हो रहा है, तो जो उसका अति अहम है वो उसे रोकने का प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारी अवस्था ये अति अहम की अवस्था होती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने मनोविश्लेषणवाद को जाना, मन का विश्लेषण किया, किस प्रकार से आकारात्मक और संरचनात्मक मॉडल के अनुसार। आकारात्मक के 3 पहलू हमने बताए थे आपको। ठीक है, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। चेतन में जागृत अवस्था में होते हैं, अर्धचेतन में
न सो रहे होते हैं और न ही जाग रहे होते हैं, अर्ध चेतना में होते हैं। जब स्मृति के आधार पर हम फिर से उसे चेतन अवस्था में पहुंच जाते हैं। और अवचेतन अवस्था एक तरह से हम सुप्त अवस्था को भी मान सकते हैं। यहाँ हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि स्वप्न आदि में जो हमारे जो भी हम मतलब दिन भर में कुछ हमने सोचा या जो भी इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हुई, तो निश्चित रूप से उनको हमें स्वप्न के माध्यम से या अवचेतन मन में हम उसको देखते हैं, तो निश्चित रूप से वो अवचेतन के अंतर्गत आता है। संरचनात्मक मॉडल के अंतर्गत उन्होंने बताया ईड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है, इदम, अहम और अतिहम या पराहम भी कह सकते हैं हम इसको। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इदम है वो सुख का सिद्धांत है, जैसा कि एक बच्चा अपने बचपन में प्राप्त करता है उसको, ठीक है। अहम जो होता है वो वास्तविकता का सिद्धांत होता है, यानी थोड़ा सा बड़ा होकर वो जानने लगता है कि वास्तविकता क्या है समाज की, ठीक है, बचपन से थोड़ा बाहर निकला। अति अहम में जब आता है तो नैतिक दायित्वों को यानी आदर्शवादी सिद्धांत की तरफ आता है। और इसमें हम यूँ भी कह सकते हैं कि जहाँ हमने अहम में आदमी को आदमी के रूप में देखा, इसमें हम ये कह सकते हैं आदमी के भीतर देवता को समझा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अति अहम को आदमी के भीतर देवता समझा जाता है, यानी आदमी है लेकिन देवताओं के स्वरूप वो व्यवहार करने लग जाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि उसको जो उसका सुपर ईगो है वो उसे नैतिकता की तरफ बाध्य करता है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया वो वीडियो से संबंधित तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर पूछ भी सकते हैं। और अगली जो हमारा फ्रायड का ये मनोविश्लेषणवाद था, तो फ्रायड के दूसरे सिद्धांत मनोलैंगिक अवस्थाएं जो होती हैं, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, ठीक है। अगली वीडियो के साथ हम जल्दी फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, और अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।